नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एस फॉर फिजिक्स पर। तो बच्चों, हम लोग उन बच्चों के लिए जो 2027 में 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले, उनके लिए बच्चों फिजिक्स के चैप्टर 1 से 2 नंबर वाला 10 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोले थे कि इन 10 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाला चैप्टर 1 से देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें से बच्चों 5 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोर्ड पे सारा बच्चा देखेगा। कहता है राइट 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण या मूल गुण एक ही बात है बच्चों। विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखे बच्चों। चार्ज का तो प्रॉपर्टी कई है, आप याद करो 10 प्रॉपर्टी से ऊपर आप लोग पढ़े हो, लेकिन हमको पूछ रहा है कि 2 मूल गुण लिखे। मौलिक गुण 2 बोला है ना बच्चों, तो 2 बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज का है वो 3 होता है, लेकिन यहां हमसे 2 बोला है तो हम लिख दिए पहला में बच्चों। आंसर में देखिए पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। मेरा सारा बच्चा जानता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है बच्चों कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हो गया पहला प्रॉपर्टी, हो गया बच्चों मौलिक। 2 पूछा है तो दूसरा में हम लिख दिए बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश का परिमाणीकरण या क्वांटीकरण, बात एक ही है बच्चों। ये क्या कहता है आप याद कीजिए, आप पढ़े हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा बच्चों वो हमेशा Q बराबर प्लस माइनस एन के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पे बच्चों n का वैल्यू 1 2 3 4 1.5 नहीं, यानी n कभी फ्रैक्शन होता नहीं है। क्लियर है? तो आइए यहां पे मैंने वही लिख दिया, चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई बोले तो मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बच्चों आवेश हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण मतलब यहां जो n होगा बच्चों ना, ई का पूर्ण यानी n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। और यहां लिख दिया, नीचे में आप लिख देना आप भी Q बराबर प्लस माइनस एन। हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया बच्चों। कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछ रहा है कि आप बताइए मेरे को कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बच्चों सबको पता है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। मतलब बच्चों कि आवेश को न तो बना सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ले जा सकते हैं, यानी स्थानांतरित कर सकते हैं। बच्चों किसी भी इंग्लिश वाले बच्चे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, ना उसको आप क्रिएट कर सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर। जैसे सुनो, पहले ध्यान दो, मान लो थोड़ा समझिए बच्चों ताकि आपको पढ़े एक बार पढ़ो याद हो जाए। मान लो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट में पता चला कि इस पर चार्ज है -5 कूलम और इस पर चार्ज है +8 कूलम। अब ये 2 ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम है, निकाय है बच्चों, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमने 2 बॉडी का अलग एक सिस्टम को हिंदी में निकाय बोलते हैं, बना लिया। इसको दुनिया से संपर्क, किसी से टच मिलने वाली, ये दोनों वस्तु एक सिस्टम में है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं अभी आपसे पूछूं कि इस सिस्टम का, इस निकाय का टोटल चार्ज बताओ, तो -5 + 8 जोड़ोगे तो नेट आएगा +3 कूलम। अरे बोलो यार, तो +3 कूलम आएगा। तो सुन लीजिए मेरी बात को, अगर आपने इसको दोनों को किसी और से टच नहीं करवाया तो कुछ भी आप कर लो, इसमें का चार्ज इसमें लाओ, इसमें का चार्ज इसमें लाओ, कुछ भी करो, लेकिन नेट चार्ज हमेशा इसका +3 कूलम ही रहेगा। क्लियर है? यानी अभी अगर दोनों को जोड़े तो नेट +3 आ रहा है, तो आप कुछ भी कर लो, ऊपर बढ़ाओ ऊपर घटाओ, कुछ करो, लेकिन पूरे का नेट चार्ज हमेशा +3 रहेगा, ना उससे बढ़ेगा ना उससे घटेगा, यानी कंजर्व फिक्स हो गया। तब देखिए आंसर में लिखा हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इसके अनुसार आवेश के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यही आइसोलेट मतलब दुनिया से अलग। कहता था ना कोविड में कि इसको आइसोलेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, फिक्स होता है, हमेशा फिक्स, +3 के +3 ही रहेगा, बशर्ते इसको किसी और से संपर्क न हो। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना इसको हम बना सकते हैं ना इसको बर्बाद कर सकते हैं।
ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। वही बात हमने हिंदी में लिख दिया। इसके अनुसार किसी भी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बस एक बार पढ़ो और दिमाग में फिट हो जाएगा। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया बच्चों। कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। बच्चों विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, यानी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। एंड राइट इट्स, इसका एसआई मात्रक एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। बच्चों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे और उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो मेरा सारा बच्चा जानता है विद्युत फ्लक्स क्या है। बच्चों अगर मान लीजिए, ध्यान दो, पहले आंसर पर आने से पहले यहां ध्यान दो। मान लो कि मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक, ये सरफेस है बच्चों, सरफेस। आप लाइन ना समझे, इसको एक सरफेस मानिए ऐसे, जैसे बच्चों ये कॉपी का मान लो, ये आपका एक कॉपी का पेज है ऐसे, तो ये एक सतह हुआ ना, ऐसे सतह, ऐसे एक सरफेस है वो। अब इस सरफेस से जितने भी लाइन बच्चों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में जो भी लाइन यहां से गुजर रहा है, नॉर्मली उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। यानी किसी दिए गए सतह से, कोई पूछे आपसे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी दिए गए सतह से अभिलंब जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरती है उसी को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। आप सब पढ़े हुए। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यही फील्ड लाइन्स बच्चों विद्युत, फिगर में अपना समझाने कैसे लिखे थे आपको, फिगर की यहां कोई जरूरत नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाई क्या बच्चों, फाई। इसको हम लोग फाई से सूचित करते हैं नॉर्मली। नीचे कभी कभी ई भी रहता है, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन सीधे फाई से सूचित करें, कोई दिक्कत नहीं। आइए हिंदी में लिखे, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। बच्चों फाई बराबर जब फ्लक्स निकालना होगा तो मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय सूत्र में फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई लाइन कहां से आया, फील्ड है तो लाइन है, लाइन है। इस सतह में से छोटा सा एरिया कट करेंगे, डीए जिसका एरिया वेक्टर कोई डायरेक्शन इसका होगा, आपको पता है। तो ये आपका हो गया फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। अच्छा अगर मान लो कि फील्ड यूनिफॉर्म हुआ, यूनिफॉर्म बोलो कांस्टेंट बोलो, अचर एक ही बात, हिंदी में अचर, यानी यूनिफॉर्म हुआ, न कहीं ज्यादा न कहीं कम। तो आप सबको पता है अचर राशि इंटीग्रेशन से बाहर आता है। अरे भाई कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर हुआ। तो अगर ई कांस्टेंट हुआ, ई यूनिफॉर्म हुआ, बच्चे यहां लिख दिए, यदि ई एक समान हो, एक समान मतलब अचर न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो ई बाहर आ जाएगा। अब ई बाहर आएगा तो ई बाहर, डॉट और डीए बचेगा अंदर। तो मेरा सारा बच्चा जानता है कि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो सिंपली बच्चों फाई बराबर ई डॉट ए। कभी कभी गेस पेपर में ए के पर एस लिख दिया हुआ, सरफेस एरिया को एस से लिखता है, तू घबराना मत। तो फाई बराबर ई ए, या इसी को तोड़ेंगे तो ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये स्पेशल फॉर्मूला हुआ कब, जब फील्ड यूनिफॉर्म हो तब। और ये तो जनरल है बच्चों। अब पूछा था इसका एसआई मात्रक। बच्चों परिभाषा हो गया, ये फॉर्मूला लिख दो, 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा खुशी से। अच्छा इसका एसआई मात्रक तो बताओ ना, सब लिख देगा। अरे फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए, बताओ। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, सबको पता है। एरिया का मीटर स्क्वायर, तो सजा लो न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई ऊपर आ जाता -1, कूलम पर कुछ ना पावर तो 1, तो ऊपर आके -1, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन बच्चों एक और यूनिट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का 2 यूनिट होगा। क्या क्या बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या और वोल्ट मीटर। देखो लिख जाओ इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, देखो यहां समझा दिए, या वोल्ट मीटर। सोचे वोल्ट मीटर, हाइफन मतलब गुना होता है बच्चों, वोल्ट मीटर। क्लियर है। आइए एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जल्दी। ये देखिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
कह रहा है ड्रॉ द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि दो समान बिंदु आवेश आप कौन दे रहे हैं, उसके वजह से आप जो फील्ड होगा दो समान बिंदु आवेश को कहीं रख देंगे, एक +5 कूलम यहां, एक +5 कूलम यहां, तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास होगा ना भाई, चार्ज आया तो फील्ड आया, कहीं पे विद्युत आवेश आया तो अपना विद्युत क्षेत्र लाया। तो कहता है कि दोनों समान बिंदु आवेश है, चाहे वो धन हो चाहे ऋण ऋण हो, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा विद्युत क्षेत्र का, उसको लाइन विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसको लाइन खींच के दर्शाइए। कौन लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एक ही बात है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा खींच के दर्शाइए। बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पहले सुनना। मान लीजिए बच्चों कि देखिए ना क्वेश्चन, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल की रेखाएं खींचे। बच्चों याद कीजिए, मेरा सारा बहादुर पढ़ा है कि अगर कहीं पे एक पॉइंट चार्ज है धन पॉजिटिव, तो उसके वजह से लाइन सब निकलता है ऐसे बाहर की ओर। सारा बच्चा पढ़ चुका है कि धनावेश से लाइन निकलता है किधर की ओर? बाहर की ओर। अगर कोई ऋणावेश है बच्चों, तो उसके वजह से लाइन ऋणावेश पर तो आके लाइन खत्म होता है ना हो, तो ऋणावेश के वजह से लाइन होगा अंदर की ओर इनवर्ड। सबको पता है रे, धनावेश का लाइन बाहर की ओर दिखाते हैं आउटवर्ड, और ऋणावेश का अंदर की ओर। अब जरा बताओ यहां पे सर ऐसे कैसे हो गया? तो सुन ध्यान से, अगर मैं दो चार्ज है, जितना प्लस उतना यहां, जितना यहां प्लस उतना ही यहां प्लस है, अगर मैं इसको हटा लू, मान लो इसको हटा लू, तो ये सब लाइन सीधा हो जाएगा। जैसे ये है, देखो ना यार, जैसे मैं इस चार्ज को हटा लू यहां से, तो वो सिंगल चार्ज यही बचेगा, तब तो उसका सीन ऐसा हो जाएगा, सब एकदम ऐसे, जैसे ये चार्ज है तो इससे लाइन सब ऐसे ऐसे एकदम सीधा हो जाएगा। ये ऐसा तिरछा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है प्लस प्लस रिपल्सन होता है। इसीलिए बच्चों अगर मैं इसको हटाऊं तो ये वाला सीन सब सीधा हो जाएगा ऐसे, मैं इसको हटाऊं तो ये वाला सीन सब सीधा हो जाएगा ऐसे। यानी ये जो तिरछा आपको दिखा, ये सब ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया। तो यहां पे बच्चों जरा बताओ, यहां पे अगर कोई धनावेश हम रख दे तो इधर से जितना सही धक्का देगा उतने से ही धक्का देगा, तो नेट फील्ड यहां पे क्या होगा? 0। इसीलिए बीच में कोई लाइन नहीं है, यहां पे कोई लाइन, न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है, यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो सबको क्लियर हो? कोई पूछेगा कि तिरछा क्यों हुआ, तो कहना ड्यू टू रिपल्सन, प्रतिकर्षण के कारण। जहां पे फील्ड नहीं हुआ वहां पे लाइन नहीं है, जहां पे फील्ड हुआ लाइन दिख रहा है। अच्छा यहां आइए, तो धनावेश तो लाइन से बाहर की ओर, और वही अगर दूगो ऋणावेश होता तो समझना क्या है रे, वही सीन यहां बना देंगे बस। यहां तीर आउटवर्ड तो यहां तीर इनवर्ड, सब तीर इनवर्ड बस अंदर की ओर। इसको हटा लूं तो ये वाला सीन देखो ना, अगर इसको हटा लूं तो ये सीन हो जाएगा ये, अगर मैं इसको हटा लूं तो ये सीन हो जाएगा ये, बस हो गया। इतना ही दो फिगर डायग्राम आपको बना देना था, 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? लाइन आप मेरा सब समझ गया कैसे ऐसे? यहां भी फील्ड 0 होगा बीच में, यहां भी फील्ड 0, इसलिए यहां पे इस गैप में कोई फील्ड लाइन नहीं है, यहां भी कोई लाइन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर is kept inside a closed surface. What will be the net flux coming out from the surface? यानी कहने का मतलब बच्चों, हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा? भाई एकदम इजी क्वेश्चन है। एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद सतह है बच्चों, बंद सतह, ये बंद सतह हो गया, बंद सतह चारों तरफ से बंद है। जैसे कोई बोरा को क्या कीजिए, बोरा में आलू रख के, बोरा के मुंह, आधा बोरा आलू रख के अब बोरा का मुंह पकड़ लीजिए, बोरा के मुंह बांध दीजिए। तो अब बताइए जब बोरा के मुंह बांध दिए तो वो जो आलू है वो कहां है? बंद सतह के अंदर, बोरा के सतह के अंदर। उसी तरह ये एक बंद सतह है।
अब इसके अंदर क्या किया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है। मेरा बच्चा सब जानता है कि डाइपोल पर जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज। तो अब बताइए, ये जो बंद सतह है इसके अंदर डाइपोल बंद है, विद्युत द्विध्रुव बंद है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, गोली मारो ना यार, द्विध्रुव आघूर्ण का यहां काम ही नहीं है। जब इसके अंदर ये द्विध्रुव बंद है तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स बच्चों सारा बचाता है गॉस के नियम से। किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस सतह के अंदर बंद कुल चार्ज, अब बताए एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ रे कुल चार्ज कितना है भाई, जितना माइनस चार्ज है उतना ही प्लस चार्ज है। बता में एप्सिलॉन नॉट, कट के जीरो तो जीरो बता एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स जीरो। क्योंकि डाइपोल पर जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो नेट चार्ज जीरो, तो इस सतह के अंदर नेट चार्ज जीरो, इसलिए फ्लक्स जीरो। सीधी सी बात, खत्म। तो लो लिख दिया हूं आंसर। वेन चूंकि 2 नंबर का है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लैंग्वेज में भी लिख दिया है मैंने, यहां देख लो ना। वेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट inside a closed surface the net flux is zero। क्यों जीरो? because total charge inside is zero। साफ साफ लिखा है कि अंदर में टोटल चार्ज जीरो। वही बात हम यहां बना दिए हैं बच्चों। जब किसी एक विद्युत द्विध्रुव को किसी बंद सतह के अंदर रखा जाता है तब कुल फ्लक्स शून्य होता है, क्योंकि भीतर मतलब अंदर सतह के अंदर कुल आवेश शून्य होता है। यहां लिखी है डाइपोल है, क्लोज सरफेस है, तो फ्लक्स बराबर बंद चार्ज, टोटल चार्ज बंद प्लस माइनस कट के जीरो, तो जीरो बता कुछ भी जीरो, यानी फ्लक्स जीरो हो गया। क्लियर है? बेहद इजी क्वेश्चन था बच्चों। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मेरा बात मानो, टोटल हमने चैप्टर पहले स्क्रीनशॉट लो। चलिए आपने लिया चैप्टर 1 से बच्चों टोटल मैंने 2 नंबर वाला 10 क्वेश्चन करवाया हूं। मेरा बात मानो, इसके अलावा एक क्वेश्चन भी तुमको एक्स्ट्रा नहीं देखना है। अब मैं दे दूंगा आपको क्या, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मुश्किल से 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होगा लॉन्ग बच्चों, वो कर लेना। और ऑब्जेक्टिव दे दिया हूं 40 को, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और देंगे, चैप्टर 1 फिनिश। इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं। ईमानदारी से मैंने ढंग से हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखना है जैसे मैंने बताया, कॉपी पेस्ट आपको कर देना और क्वेश्चन आता है तो ठीक। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर।